नमो मित्रों, संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपनी व्याकरण की जो कक्षा है, चाहे टेट सुपर टेट स्पेशल संस्कृत कह लीजिए, चाहे टीजीटी पीजीटी एलटी, आप किसी भी परीक्षा का नाम दे सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में जो व्याकरण की कक्षा हमारी चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप टेट की बात करते हैं, सुपर टेट की बात करते हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी किसी भी परीक्षा की बात करते हैं, तो सभी परीक्षाओं में संज्ञा प्रकरण से आप सभी को 1 या 2 प्रश्न देखने को अवश्य ही मिलते हैं। तो इसीलिए सभी परीक्षाओं की दृष्टि से संज्ञा प्रकरण का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह जो हमारी कक्षा है, केवल टेट सुपर टेट स्पेशल संस्कृत ही नहीं है, यह आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कक्षा है। तो आप लोग फटाफट से लाइव आ जाइए, क्योंकि आप सभी लोग जैसे ही लाइव आ जाएंगे वैसे ही हम लोग हमारी जो कक्षा है वो आरंभ कर देंगे। और जो कि हमारे साथ प्रतिदिन लाइव जुड़ने वाले लोगों में अजय गौड़, अभिलाषा तिवारी, शिव्या राजपूत, दीपक कुमार, पूनम कुंज, भावी शिक्षिका, विपुल जी हैं, मनीषा पांडे, शैलेंद्र मौर्य जी हैं, किशोर गंगवार, देवेंद्र नायक, ऋचा ओझा और विकास यादव और आशुतोष गुप्ता जी हमारे साथ प्रतिदिन लाइव कक्षा में जुड़ते हैं। तो आप सभी लोग, और मनीषा पांडे जी भी हैं, तो आप सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए और अपने मित्रों के साथ वीडियो के लिंक को अवश्य शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारी कक्षा के साथ लाइव जुड़े और हमारे चैनल के साथ भी अवश्य जुड़े। तो आप, और एक बात अवश्य कहना चाहूंगी, यदि आप सभी को कक्षा अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपका उसमें कुछ नहीं जाएगा, किंतु मुझे अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा कि मेरी कक्षा को इतने सारे लोग पसंद करते हैं। साथ ही साथ जैसे कि अभिलाषा तिवारी जी हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज की कक्षा में हम उन प्रश्नों के उत्तर को लेकर आए हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड वीडियो होती है, तो आपको लाइव क्लास में मैं तुरंत आपके प्रश्न का आंसर नहीं दे सकती हूँ, किंतु आप लोग लाइव आके आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी समस्या हो, आप उसको कमेंट करके बताइए। आपको अगली कक्षा में उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही प्राप्त होगा। तो जैसा कि अभिलाषा जी ने अपने प्रश्नों को कहा है, उसी प्रकार से आप सभी लोग अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। तो हम लोग अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। तो आरंभ करने से पहले, जैसा कि अभिलाषा जी ने एक प्रश्न किया था, कल जिस सबसे पहली संज्ञा का हम लोगों ने अध्ययन किया था, जो कि थी हमारी जो हमारी संज्ञा थी वह थी संप्रसारण संज्ञा। अर्थात तो यह जो संप्रसारण संज्ञा का अध्ययन जो हम लोगों ने किया था, तो अभिलाषा जी को इसमें कुछ थोड़ा सा डाउट रह गया था, ये उनका क्लियर नहीं हो पाया था। तो आज उनके डाउट को हम पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। मैं आपके लिए अभिलाषा जी पुनः उस चीज को बता रही हूँ, आप लोग पुनः देख लीजिए। और आप सभी प्रतिदिन लाइव आया कीजिए, और 8:30 बजे से हमारी कक्षा होती है, तो आप लोग 8:30 बजे प्रतिदिन उपस्थित समय से हो जाया कीजिए। और जैसा कि कुछ लोग वीडियो के साथ लाइव आते हैं और उसके बाद वो लोग तुरंत ही वापस हो जाते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप लोग आकर वापस हो जाएंगे तो आपको इस कक्षा से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 1 मिनट में किसी भी चीज का ज्ञान आप अर्जित नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसको पूरा नहीं देखेंगे, पूरी वीडियो का अध्ययन नहीं करेंगे, संपूर्ण जो भी विवरण बताया जा रहा, वृत्तांत बताया जा रहा, उसको नहीं देखेंगे, तब तक आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। और हो सकता है कि जिस चीज को आपने कक्षा में मिस किया है वही आपकी परीक्षा में पूछ दिया जाए। इसलिए आप लोग प्रतिदिन लाइव आया कीजिए और पूरी कक्षा को विधिवत देखा कीजिए। तो आइए अभिलाषा जी, आपका जो प्रश्न था उसको हम पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे की संज्ञाओं का अध्ययन करेंगे। आपका जो प्रश्न था वह था कि जो संप्रसारण संज्ञा है वो आपका क्लियर नहीं हो पाया था। संप्रसारण संज्ञा को सबसे पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। संप्रसारण संज्ञा, ठीक है। और संप्रसारण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह हमारा सूत्र होता है एक गणः संप्रसारणम। और जैसा कि हमारे कक्षा में पूनम कुंज जी भावी शिक्षिका जुड़ती हैं, मैंने देखा है कि जब भी मैं किसी भी प्रश्न को, किसी भी चीज को बताती हूँ, तो वो प्रत्येक प्रश्न के साथ कमेंट करती हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग कमेंट करके अवश्य बताया कीजिए, आपको जितना भी आता है। और मैं अगर कोई प्रश्न करती हूँ तो आप उसका उत्तर अवश्य ही कमेंट किया कीजिए। तो जैसा कि हमारा जो संप्रसारण संज्ञा का सूत्र होता है
है या संप्रसारण करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है? इग्गढ़ संप्रसारणम, अर्थात इग्गढ़ संप्रसारणम सूत्र के द्वारा संप्रसारण संज्ञा होती है। अब इसको सरल भाषा में कैसे जानेंगे? तो इसके लिए मैंने कल पूरी विधिवत आपको बता दिया था कि जब हम क्या करते हैं, यड़ संधि करते हैं, तो यड़ संधि में हमारे जो ई अर्थात जो इक प्रत्याहार आता है, इक प्रत्याहार यहाँ लिख देते हैं इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ई, उ, री और ऋ ये आते हैं। और इन वर्णों के बाद यदि क्या आए, यदि कोई अच आए, ठीक है, जब ई, उ, री और ऋ के बाद कोई अच आए, अच से तात्पर्य की स्वर वर्ण आए, तब इन इक के स्थान पर क्या आदेशित हो जाता है? यड़ आदेशित हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ जो हमारा इक है यह भी एक प्रत्याहार है और जो यड़ है यह भी हमारा एक प्रत्याहार ही होता है। तो यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो यड़ प्रत्याहार के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा माहेश्वर सूत्र का पंचम सूत्र होता है हयवरट, उसके ह जो ऊष्म वर्ण है उसको छोड़ करके य व र और ट इत संज्ञक है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद जो छठवां सूत्र होता है जिसमें ल ड़ होता है, तो ण इत संज्ञक होता है, तो हमारे चार वर्ण हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? य व र और ला, ठीक है। जब इक के बाद कोई अच आता है तब इक के स्थान पर यण हो जाना, यण हो जाना, यह तो क्या होता है, यह जो विधि होगी यह तो हमारी हो जाएगी यड़ संधि की, ठीक है, इसमें तो हमारी हो जाएगी यड़ संधि। क्लियर हो गया? किंतु जब इस यण के स्थान पर, इसके इस यण के स्थान पर क्या एक आदेशित होगा, क्या आदेशित हो जाएगा? एक, यहाँ लिख देते हैं एक, ठीक है। जब यड़ के स्थान पर एक आदेशित होगा, एक से तात्पर्य कि या के स्थान पर ई, वा के स्थान पर उ, रा के स्थान पर रे और ला के स्थान पर रे आदेशित होगा, तब यहाँ जो हुआ, अर्थात जब एक के स्थान पर हमने यड़ आदेशित किया तब तो हमारी यड़ संधि हो जाती है, ठीक है, स्पष्ट है। और जब यड़ के स्थान पर हम एक को आदेशित करते हैं, एक आदेशित होगा, तब यहाँ पर यड़ संधि ना होकर के इनकी क्या हो जाएगी? इनकी संप्रसारण संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाती है? संप्रसारण संज्ञा। क्लियर हो गया होगा? जब एक के स्थान पर यड़ आदेशित होगा तब यड़ संधि होगी, ठीक। किंतु जब यड़ के स्थान पर एक आदेशित होगा, या के स्थान पर ई, वा के स्थान पर उ, रा के स्थान पर री और ला के स्थान पर र आदेशित होगा, तब यहाँ पर यड़ संधि ना होकर क्या हो जाएगी? संप्रसारण संज्ञा हो जाएगी। स्पष्ट हो गया होगा अभिलाषा जी? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपका स्पष्ट हो गया होगा। अब इस संप्रसारण संज्ञा से संबंधित आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, क्योंकि यह तो कल का प्रश्न था अभिलाषा जी का, तो इसको भी बताना आवश्यक था, क्योंकि मैंने आप सभी से बोल रखा है कि आपका जो भी प्रश्न है आप उस प्रश्न को अवश्य ही कमेंट कीजिए, आपको उसका उत्तर आपकी अगली कक्षा में अवश्य ही प्राप्त होगा। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कल तक उपधा संज्ञा तक अध्ययन कर लिया था। तो आज हम बढ़ते हैं हमारी अगली संज्ञा, जो कि है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा, ठीक है। अब संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है? तो सबसे पहले क्योंकि प्रश्न यही बनता है हमारा कि संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो मैं ऑप्शन देती हूँ, आप लोग बताइए इसमें। चलिए लिख देती हूँ मैं। ए ऑप्शन में हम लिखते हैं हलो, अनंतरा। बी ऑप्शन में परः, सन्निकर्षः। सी ऑप्शन में हम देते हैं हमारा सुं नपुंसकस्य, और डी ऑप्शन में लिख रहे हैं हम कृत तद्धित
समासाश्च। ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए हैं। संहिता संज्ञा किस सूत्र से होती है? हलो अनंतरा, परः सन्निकर्षः, सुंग नपुंसकस्य, कृत तद्धित समासाश्च। A B C D 4 ऑप्शन है, तो आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए कि संहिता संज्ञा करने वाला इनमें से सूत्र कौन सा है, क्योंकि जब भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ पर जो सूत्र हमारे पीछे का जो शब्द छूटा हुआ है आपको वहां पूरा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यदि आपके पीछे वाला जो शब्द है इसके साथ यदि जोड़ दिया जाएगा तब तो आप फटाफट से उत्तर दे देंगे। तो इसीलिए जो सूत्र होते हैं उनको पूरा याद करना चाहिए, बोलकर याद करना चाहिए, जिससे कि हमें संपूर्ण सूत्र याद रहे, जिसको हम सूत्र को बोलते ही पकड़ ले कि कौन से सूत्र से कौन सी संहिता होती है। तो आप लोगों ने आंसर कर दिए होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जैसा कि हम देख भी रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग क्लियर करते हैं कि संहिता संज्ञा करने वाला हमारा सूत्र कौन सा है। तो यहाँ जो बी ऑप्शन आप लोग आंसर दे रहे हैं यही हमारा संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है। कौन सा? परः सन्निकर्षः संहिता। स्पष्ट हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है लिख लेते हैं हम यहाँ पर। परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, परः सन्निकर्षः संहिता, इस सूत्र के द्वारा संहिता संज्ञा की जाती है। स्पष्ट हो गया? अब यदि हम संहिता संज्ञा क्या होती है तो इसके विषय में भी बात कर लेते हैं। तो संहिता संज्ञा जैसे हम संधियां करते हैं तो संधि क्या होती है? जो संहिता होती है वही संधि होती है, अर्थात संधि के लिए संहिता आवश्यक होती है और संहिता को ही हम संधि कहते हैं। अब यहाँ क्या अर्थ बता रहे हैं, इसके अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले परः। परः अर्थात बाद वाला। ठीक, पर माने क्या होता है? बाद वाला। और सन्निकर्ष, सन्निकर्ष तात्पर्य सन्निकर्ष, निकट अर्थात निकट के सन्निकट, पर के सन्निकट होने से, अर्थात पर वर्ण के जो बाद वाला वर्ण होगा, जो बाद वाला वर्ण होता है उसके जो अत्यधिक समीप होगा, जो उसकी अत्यधिक निकटता में होगा, उसकी क्या हो जाती है? संहिता संज्ञा हो जाती है। चलिए देख लेते, पर माने क्या हो गया? बाद वाला। तो यानी कि वर्णों की और सन्निकर्ष अर्थात अत्यधिक निकटता, निकटता ही नहीं अत्यधिक निकटता। तो वर्णों की जो अत्यधिक निकटता होती है, किंतु कौन से वर्ण की? कि पर वाले, यानी कि किसी भी आपने पद को या शब्द को लिखा उसका जो पर वाला वर्ण होगा, जो शब्द होगा, यानी कि उसका पर तात्पर्य बाद वाला जो शब्द या वर्ण होगा, उसके साथ जिसकी अत्यंत समीपता होगी, निकटता होगी, उसकी ही संहिता संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट हो गया? चलिए अब उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लिखते हैं, मधु धन अरि। ठीक है, मधु धन अरि। उदाहरण से आप लोग समझ रहे होंगे कौन सी संधि होती है। यहाँ पर इसका हमारा रूप क्या बनता है, तो इसको पहले लिख देते हैं। इसका रूप बन जाता है हमारा मध्वरी। कौन सी संधि है? फटाफट से कमेंट कीजिए। चलिए अब देखते हैं, जैसा हमारा लिखा हुआ है मधु धन अरि। अब यहाँ पर संहिता किसकी थी इसकी बात करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी संहिता को जानने के लिए क्या करेंगे? इसको भिन्न भिन्न करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो हम भिन्न भिन्न, यानी कि माँ है, माँ में क्या जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है। उसके बाद में क्या है? धान, उसमें क्या जुड़ा हुआ है? उ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? तो आ है, आ के बाद में री, री। चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अरि लिख दिया। अब यहाँ आप देखते हैं कि परः सन्निकर्ष, कौन से? पर वाले। तो जैसा कि यहाँ पहले बोला कि पर वाले के अत्यंत, पर वाले वर्ण के अत्यंत निकटता से, तो पर वाला वर्ण कौन सा हो जाएगा? अब यहाँ पर वाले वर्ण की बात की गई, ना कि अच या हल की। तो ना तो यहाँ हल से फर्क पड़ेगा, ना ही अच से। हमको क्या देखना है? केवल वर्ण देखना है, चाहे वो हल हो चाहे वो अच हो। अच या हल से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल पर वाला वर्ण देखना है। तो पर वाला वर्ण क्या है? यह ऊ है। ठीक, पर वाले बाद वाला। तो यहाँ हम इसको पूरा लिख देते हैं। यहाँ क्या हो गया हमारा? मध, ऊ को निकाल दिए, यहाँ पर ऊ और यहाँ पर अरि। ठीक है, अब इस ऊ के बाद ये क्या आया? आ जो आया है। तो इस ऊ और इस आ में क्या है? अत्यंत निकटता हो रही है, समीप
समीपता हो रही है, क्योंकि इसके बाद में ये तुरंत ही आया हुआ है क्या, अ वर्ण। ठीक है, अब जब ये ऊ है, इसके बाद ये आ आया है, तो इन दोनों में निकटता होने से, समीपता होने से इन दोनों वर्णों की क्या हो जाएगी, संहिता संज्ञा हो जाएगी। और जब इनकी संहिता संज्ञा होगी तब इस ऊ के स्थान पर हमने क्या किया है, वा को आदेशित कर दिया, और वा को आदेशित करके इस आ को इस वा में जोड़ दिया। ठीक है, तो संहिता संज्ञा जो है हमारी स्पष्ट हो गई होगी। पुनः देख लीजिए, एक और उदाहरण दे देते हैं, जैसे कि रमा धन ईश। ठीक है, रमा धन ईश, इसमें भी पर वाला वर्ण देखेंगे तो पर वाले वर्ण के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाला वर्ण हमारा क्या निकल के आया, अ। ठीक है, और इसके बाद में क्या है, ईश। ठीक, तो पर वाला वर्ण या जो आ है और उसके बाद में क्या है, यह जो ई है, इस आ और ई की अत्यंत निकटता है, समीपता है। क्यों है निकटता, समीपता, तो जैसा कि हम लोग सूत्र पढ़ते हैं आद गुणा, वहां बताया गया है कि आ के बाद, आद गुणा अर्थात आद के बाद यदि कोई भी स्वरवर्ण आता है तो उसके स्थान पर गुण आदेशित हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर कोई भी वर्ण क्यों बोला है। तो आप लोग मेरी अच संधि वाली संपूर्ण वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसार मैंने प्रत्येक संधि में, हम जब कोई भी संधि करते हैं तो संधि को करने के लिए वहां जो जो सूत्र लगते हैं उन सभी सूत्रों के साथ उन संधियों का विवरण किया है, उसका विस्तार से वहां पर अध्ययन कराया है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि अ के बाद कोई भी अच। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आ के बाद ई आए, ऊ आए, री आए, ऋ आए तभी गुण होगा, नहीं, कोई भी अच आए गुण हो जाएगा। अब वहां पर नियम कौन सा लगता है, जिसके बाद में आ के बाद ई के स्थान पर ही गुण होगा, ऊ के स्थान पर ही गुण होगा, री के स्थान और री के स्थान पर ही गुण होगा। तो इसके लिए आप लोग वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि आ है और आ के बाद ई है, तो आ वर्ण के बाद ई वर्ण आया है, तो इस आ और ई आद गुणा सूत्र से यहाँ समीपता हो रही है, अत्यधिक समीपता होने के कारण, और क्योंकि निकट भी है, यह भी स्वर जुड़ भी जाते हैं और जुड़ के एक नया रूप भी बनाते हैं। जैसा कि हम लोग का हमारा जो सूत्र है कौन सा, सॉरी एक सेकेंड, ए दे तो कंठ तालु, क्या होता है, ए दे तो कंठ तालु। तो उस सूत्र, वो किसका है सूत्र, उच्चारण स्थान का सूत्र है। तो वह क्या बताता है कि ए और आय का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु, यानी कि ए जो हमारा है वो किससे बनता है, तो कंठ और तालु से मिलकर के बनता है। तो यहाँ ए भी हमारा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ कंठ है और यहाँ तालु है, इनकी अत्यधिक समीपता है, इस कारण से यहाँ पर इनकी संहिता हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के मिलने से एक नया वर्ण बन जाता है, इस कारण इन दोनों की संहिता हो जाएगी। ठीक है, और जब यहाँ संहिता, इन दोनों वर्णों की संहिता होती है तो क्या बन जाएगा, हमारा ए बन जाता है, तो हमारे यहाँ पर रमेश शब्द जो है वो निष्पन्न हो जाता है। स्पष्ट हो गया होगा। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि संहिता संज्ञा से किसी भी व्यक्ति को कोई भी डाउट होगा। प्रश्न पहला, संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो परः सन्निकर्ष संहिता सूत्र के द्वारा संहिता संज्ञा की जाती है। दूसरा प्रश्न, कोई भी उदाहरण इस प्रकार से देकर पूछ सकते हैं कि मधुधन अरि, इस शब्द में किन किन वर्णों की या किन की संहिता संज्ञा होगी, तो उ और आ की, क्योंकि यहाँ पर वाले और पर के समीप वाले वर्ण के साथ ही समीपता अर्थात तो संहिता संज्ञा होती है। तो पर वाला उ है, उ के बाद आ है, तो उ और आ की संहिता संज्ञा होगी। स्पष्ट हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। कमेंट करके आप लोग अवश्य बताते रहिए कक्षा कैसी लग रही है, और साथ ही साथ आप लोग जितने भी अधिक से अधिक लोगों को क्लास के साथ जोड़ सकते हैं, उतने अधिक से अधिक लोगों को क्लास के साथ अवश्य जोड़िए। और हमारे साथ जो शैलेंद्र मौर्य जी एमपी से जुड़ते हैं, मध्य प्रदेश से, तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि आपके एमपी में जो भी छात्र टीजीटी, पीजीटी, एलटी, टेट, सुपर टेट किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उन सभी भाई बहनों को आपको हमारे चैनल के साथ अवश्य जोड़िए और उनको प्रतिदिन कक्षा के साथ लाइव जुड़ने के लिए अवश्य बोलिए। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं, अगली जो संज्ञा है वह हमारी पद संज्ञा। कौन सी है अगली? अगली है हमारी पद संज्ञा। अब पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो सबसे पहले, क्योंकि सूत्रों की ही चर्चा होगी, जब तक हम सूत्र नहीं जानेंगे कि कौन सा सूत्र क्या संज्ञा करता है, तब तक हम उसके अर्थ के विषय में नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यही बनता है कि पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? पद संज्ञा करने वाला हमारा सूत्र होता है, सॉरी सुप्तिङन्त पदम। ठीक है, पद संज्ञा करने वाला जो हमारा सूत्र है वो है सुप्तिङन्तम पदम। ठीक है, अर्थात सुप्तिङन्तम पदम सूत्र के द्वारा पद संज्ञा की जाती है। स्पष्ट? पुनः सुनिए कि सुप्तिङन्त सूत्र के द्वारा पद संज्ञा होती है या पद संज्ञा की जाती है। अब पद संज्ञा किसकी होती है? ठीक है, तो इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप सूत्र में ही देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम भिन्न भिन्न करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा? सुप। पहले क्या आया निकल के? सुप, और उसके बाद में क्या है? तिंग। ठीक है, दो शब्द आए, सुप और तिंग, और उसके बाद में भी क्या है? अंत। ठीक है, तो सुप तिंग अंत उनकी क्या हो जाएगी? पदम, अर्थात पद संज्ञा हो जाएगी। किसकी किसकी? तो सुप और तिंग के अंत वाले शब्दों की पद संज्ञा हो जाती है। अब देखिए इसके अर्थ को। किसकी होती है पद संज्ञा? तो हम लोगों ने जान लिया कि सुप और तिंग के अंत वाले वर्णों की या शब्दों की पद संज्ञा हो जाती है। अब ये सुप और तिंग क्या है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोगों को यही नहीं ज्ञात होगा कि सुप क्या है और तिंग क्या है, तब तक हम कैसे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि पद संज्ञा किसकी होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम सुप की बात करते हैं, ठीक, अब यहाँ पहले अर्थ भी स्पष्ट है कि सुप अंत, सुप अंत, तिंग को छोड़ देते, सुप अंत, सुपों से अंत होने वाले। अब यहाँ सुप क्या है? तो सुप प्रत्यय है। ठीक है, सुप क्या है? सुप प्रत्यय है कि सुप प्रत्ययों से अंत होने वाले जितने भी शब्द होंगे उन सब की क्या हो जाएगी? पद संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से तिंगों से अंत होने वाले शब्दों की क्या हो जाती है? पद संज्ञा हो जाती है, अर्थात सुपांत और तिङन्त वाले शब्दों की पद संज्ञा होती है। स्पष्ट हो गया? अब सुप क्या होते हैं और तिंग क्या होते हैं, अब इसको जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग शब्द रूप पढ़ते हैं और धातु रूप पढ़ते हैं, धातु तात्पर्य क्रिया रूप। ठीक है, अब शब्द रूप कौन से होते हैं? तो जैसे राम है, राम क्या है? एक नाम है, तो यह राम अर्थात जो राम शब्द होता है, तो इस राम शब्द के जो रूप चलते हैं, जो कि सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में चलते हैं। ठीक है, इसमें इस राम शब्द की, यह जो राम है ये क्या है? एक शब्द है। ठीक है, और इस राम शब्द के जो रूप है वह किसमें चलते हैं? सात विभक्ति और तीन वचन। ठीक है, क्योंकि विभक्तियां कितनी होती हैं? तो 7 होती हैं। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, विभक्तियों की संख्या तो 7 होती है, किंतु संस्कृत में कारकों की बात करें तो कारकों की संख्या 6 होती है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। संबंध और संबोधन को संस्कृत के अंतर्गत कारकों में नहीं गिना जाता है। स्पष्ट? ठीक है, अब यहाँ राम जो शब्द है इसका जो रूप है वो 7 विभक्ति और 3 वचनों में चलते हैं। तो जैसे कि हम विभक्ति की बात करते हैं तो यहाँ प्रथमा से लेकर के जो सप्तमी विभक्ति तक होती है, सप्तमी या डैडस कर देते हैं कि प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक और एक वचन से लेकर के यहाँ बहुवचन तक जो होते हैं। ठीक, यहाँ तो एक वचन हो गया बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ जो राम के पीछे जो शब्द जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं और जिनको जोड़ करके यहाँ जो राम शब्द का राम हमारा जो सिद्ध होता है, इस सिद्ध करने के लिए, इस राम शब्द को सिद्ध करने के लिए जो पीछे प्रत्यय जुड़ते हैं, इन प्रत्ययों को सुप कहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा सुप क्या है?
कि राम शब्द के जो प्रथमा से लेकर सप्तमी और एक वचन से लेकर बहुवचन तक जो हम राम शब्द के रूप सिद्ध करते हैं, जैसे रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान इत्यादि जो बनते हैं, तो ये किस प्रकार से बनते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने कुछ भी उठा के लगा दिया, नहीं। अगर इसकी संपूर्ण सिद्धि को देखते हैं तो क्या होता है कि जो सुप होते हैं, और सुप में कितने प्रत्यय होते हैं? सुप क्या है, यहाँ पर भी सुप एक प्रत्यय है, तिंग भी एक प्रत्यय है, ठीक है। तो सुप और तिंग में जो प्रत्यय होते हैं, इन प्रत्ययों के जुड़ने से ही यहाँ जो राम शब्द है वो यहाँ प्रथमा एक वचन में रामः बन जाता है। तो यहाँ जो राम शब्द के पीछे जुड़ करके जिस रूप को सिद्ध करते हैं, वह सिद्ध करने वाले प्रत्यय सुप कहलाते हैं। ठीक, स्पष्ट हो गया होगा। अब हम तिंगों की बात कर लेते हैं। चलिए, एक तो प्रश्न और है इसमें, जैसे कि हम बात करते हैं सुपों की ही बात चल रही है, तो सुप आप जान गए। अब सुपों की संख्या कितनी होती है? तो 7 विभक्ति 3 वचन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 तिया 21। तो सुपों की संख्या 21 होती है। ठीक, 7 विभक्तियां 3 वचन इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा, तो 7 तिया 21, अर्थात सुप हमारे कितने होते हैं, 21 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, काउंट करके बता देती हूँ, लिखने में तो समय लगेगा और कक्षा भी हम लोगों को पूरी करनी है। तो सु औ जस अम और सस टाभ्याम भिस नेभ्याम भ्यस नस भ्याम भिनस अनस ओस आम नी ओस सुप। इस प्रकार से कुल 21 सुप होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से तिंगों की बात करें तो तिंग भी हमारे होते हैं। अब तिंगों के विषय में बाद में चर्चा कर लेंगे। तो जो सुप आप लोगों ने जान लिए, सुप क्या होते हैं और सुपों की संख्या कितनी होती है, स्पष्ट हो गया। अब तिंगों की बात करते हैं। जैसा कि हम धातु रूप या क्रिया रूप देखते हैं, जैसे भू धातु होती है, और भू धातु के रूप आपने देखा होगा पुरुष में चलते हैं। किसमें चलते हैं, पुरुष में चलते हैं, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और वचन तो वही होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, 3 पुरुष होते हैं और यहाँ 3 वचन भी होते हैं। ठीक, अब क्योंकि धातुओं के जो रूप है वो 2 प्रकार के बनते हैं, एक परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी। ठीक है, दोनों प्रकार से बनते हैं, एक परस्मैपदी बनते हैं, दूसरे आत्मनेपदी बनते हैं। तो दोनों ही प्रकार के जो रूप निष्पन्न होते हैं, जो सिद्ध किए जाते हैं, उन दोनों ही प्रकार के रूपों में जो लट लकार से लेकर के हम 10 लकारों का जो अध्ययन करते हैं, तो इस भू धातु के रूप को सिद्ध करने के लिए, यानी कि भू धातु के प्रथम पुरुष एक वचन में जो भवती रूप बनता है, इसके पीछे जो जुड़ने वाले, अर्थात भू के साथ जो जुड़ने वाले, जो कि सिद्ध कर रहे हैं किसको, भवती रूप को। तो यहाँ भू के साथ कुछ तो जुड़ा होगा जब यहाँ भवती रूप बना है। तो इन धातुओं के साथ जो जुड़ करके इन क्रिया के रूपों को सिद्ध करते हैं, वह हमारे तिंग कहलाते हैं। स्पष्ट हो गया। अब तिंग कहलाते हैं। अब तिंगों की संख्या कितनी होती है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कितनी संख्या हो सकती है, तो एक परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी, 2 प्रकार के हमारे रूप चलते हैं, 2 प्रकार के धातु रूप बनते हैं। तो 3 पुरुष और 3 वचन, 3 त्रिका 9, मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 3 त्रिका 9 हो गए, और 9 परस्मैपदी के, 9 आत्मनेपदी के, तो कितना हो गया, कुल 18। ठीक है, तो सुपों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 21, और तिंगों की संख्या कितनी हो गई, 18। ठीक है, तिंग भी हमारे होते हैं, इस प्रकार से हमारे तिंग होते हैं, और सुप तो मैंने बता ही दी है। तो इन सुपों और तिंगों से जो अंत होने वाले शब्द होते हैं, इन अंत होने वाले शब्दों की क्या हो जाती है, पद संख्या हो जाती है। स्पष्ट हो गया कि सुप और तिंगों से जो अंत होने वाले शब्द होते हैं, इनकी पद संख्या हो जाती। क्लियर है, अब किसी को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो अब सुप भी हम लोगों ने जान लिए, सुप क्या होते हैं और कितने होते हैं। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सुपों की संख्या कितनी है और तिंगों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो सुपों की संख्या 21 और तिंगों की संख्या 18 होती है। अब सुपों से बनने वाले जिनकी पद संख्या होती है वो कौन से हो जाएंगे, तो रामः, रामौ, रामा इत्यादि। ठीक है, और यहाँ पर तिंगों से बनने वाले जिनकी पद संख्या होती है
तो भवति, भवतः, भवन्ति इत्यादि। यहाँ इत्यादि इसीलिए लिख दिया है मैंने कि केवल इनकी ही पद संख्या नहीं होती है, इनके जैसे अन्य और भी सभी की पद संख्या होती है। अर्थात जिनके साथ सुप जुड़ते हैं, तात्पर्य राम के सातों विभक्तियों में जितने भी रूप बनते हैं, और राम के ही नहीं, आप हरि के ले लीजिए, मुनि के ले लीजिए, मति के ले लीजिए, कोई भी शब्द जो सुप की सहायता से सिद्ध किए जाते हैं उनकी पद संख्या हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से केवल भवति, भवता, भवन्ति, भवसि, भवता, भवति, भवत, भवामि, भवा, भवाम, केवल इनकी ही नहीं, आप पट की ले लीजिए, लिख की ले लीजिए, हन की ले लीजिए, गम की ले लीजिए, अर्थात कोई भी धातु जिसके रूप तिंगों की सहायता से सिद्ध होते हैं, निष्पन्न होते हैं, बनते हैं, उन सभी सुप और तिंगों से अंत वाले शब्दों की क्या हो जाती है, पद संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट हो गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि पद संख्या से संबंधित किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या रही होगी। ठीक है, तो वैसे तो समय काफी हो चुका है कक्षा को समाप्त करने का, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कक्षा कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही साथ मैं आप सभी मित्रों से यह अनुरोध करना चाहूंगी, जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, जिसमें कि ऋचा ओझा जी हैं, शैलेंद्र मौर्य जी हैं, आशुतोष गुप्ता जी हैं और मीनाक्षी पांडे जी भी हैं, पूनम कुंज भावी शिक्षिका हैं, अजय गौड़ हैं। सभी लोग अपने मित्रों को हमारे चैनल के साथ अवश्य जोड़ें और सभी को प्रेरित कीजिए क्लास के साथ लाइव जुड़ने के लिए, क्योंकि आप लोग को हो सकता है, कुछ लोग मैंने देखा है कि बाद में वो लोग कमेंट करके बोलते हैं कि मैम हम आपकी कक्षा बाद में देख लेते हैं, तो आप लोग बाद में अवश्य देखते हैं, किंतु जब आप लोग लाइव आकर क्लास में जुड़ते हैं और कक्षा को देखते हैं, क्लास को देखते समय जब आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और अपने प्रश्नों को भी पूछते हैं। तो जिन प्रश्नों को देखकर मैं आप सभी का अगली कक्षा में उन प्रश्नों का समाधान भी देती हूँ, तो अभिलाषा तिवारी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके प्रश्न की समस्या का समाधान हो गया होगा, आपको संप्रसारण संज्ञा पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, अब आपको कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। तो आप भी और अभिलाषा तिवारी जी, आप सभी कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग अपने मित्रों को हमारे चैनल के साथ अवश्य जोड़िए, क्योंकि आप सभी के आसपास में टेट सुपर टेट की तैयारी करने वाले टीजीटी पीजीटी को हो सकता है कि ना हो, किंतु टेट सुपर टेट की तैयारी करने वाले अधिकतर लोग आप लोगों के आसपास अवश्य होंगे, तो आप उन सभी लोगों को भी हमारे चैनल के साथ अवश्य जोड़िए। तो आज की कक्षा आप सभी को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कल की कक्षा में आगे की संज्ञाओं के साथ उपस्थित होंगे। नमो नमः।